Hello students, welcome to class of electrostatics. So here we are about to discuss Coulomb's law in electrostatics. So just begin with electric charge, the very fundamental quantity, that is electric charge. सबसे पहले fundamental quantity को समझते हैं कि electric charge होता क्या है. Then we will discuss this Coulomb's law. Okay, so what is charge? It is the property of the system, है ना? Property of the matter. It is property of the मैटर. मतलब ये जो प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटेड होगी मैटर के साथ. अगर मैटर है तो उसके पास चार्ज होगा, डेफिनेटली होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके पास चार्ज नहीं होगा. हो सकता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, मतलब निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों उसमें बैलेंस्ड हो. सी, अगर हम थोड़ा सा एटम के नजरिए से देखें तो आपको पता होगा कि न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज जो है, और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व करता रहता है. देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स लाइक डिपेंडिंग अपॉन द एटॉमिक नंबर. तो डिपेंड करता है कि एटॉमिक नंबर पे कितना इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होगा, कितना प्रोटॉन होगा, मतलब कितना पॉजिटिव कितना निगेटिव चार्ज. जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा. सो बट उसके अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स होंगे एट एनी कोस्ट. अगर मास है तो उसके पास चार्ज होगा, वो हो सकता है कि बैलेंस होगा, मतलब N इक्वल टू एनपी होता है. N इक्वल टू एनपी रहता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ताकि वो मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रह पाए. गॉट इट. सो अगर मुझे इसे पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज बनाना है तो इसमें हमें चार्ज को डिसबैलेंस करना पड़ेगा. मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन को अगर मैं डिसबैलेंस कर दूं, मतलब इक्वल ना रहे, इस कंडीशन में चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकता है. लाइक अगर मैं किसी भी मटेरियल से मैं इलेक्ट्रॉन, किसी एटम से अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूं, अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा ना, कि उसके पास मतलब अगर मान लो 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन्स थे, अगर हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया तो अब उसके पास 5 प्रोटॉन और 4 ही इलेक्ट्रॉन बचते हैं. गॉट इट. सो वहां पे नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स किसका, इस कंडीशन में नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल किसका, प्रोटॉन का ग्रेटर होगा इलेक्ट्रॉन से, तो वहां पॉजिटिव चार्ज होगा. अगर मैं इसी को एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दूं, इस कंडीशन में क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा. सी, जैसे हमने एग्जांपल लिया था 5-5. अब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन हमने सप्लाई किया तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन, यानी नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, निगेटिव चार्ज पार्टिकल इज ग्रेटर देन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो इस कंडीशन में निगेटिव चार्ज पार्टिकल हमें दिखते हैं. गॉट इट. आई थिंक ये बेसिक प्रॉपर्टी आपको समझ आया होगा. से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर पे ही जितना भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट देखेंगे वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण ही जनरेट होता हुआ दिखेगा. जब भी ये बाय द डिफरेंट मेथड वी कैन चार्ज द बॉडी, लाइक फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन, है ना. तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चार्जिंग देखेंगे जिसमें हम लोग चार्ज को ट्रांसफर करेंगे, और हम कूलम्स लॉ में आगे इन सब चीजों को देखेंगे. सो द नेक्स्ट वन इज the properties of the property of the charge particles. है ना, चार्ज है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी देखने को मिल सकती है. एक बार इसको क्विक रिव्यू कर लेते हैं. थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है बट इंपॉर्टेंट है. तो इसको क्यों क्या चार्ज, चार्ज ए ट्रांसफरेबल, मतलब जैसा हम लोगों ने अभी बात करा था कि चार्ज जो है हम कहीं से भी इजेक्ट भी कर सकते हैं और सप्लाई भी कर सकते हैं. मतलब मान लीजिए एक अनचार्ज बॉडी है ना, यहाँ पे अनचार्ज मतलब N इक्वल टू एनपी हो रहा होगा, बस ऐसा समझना. ऐसा नहीं कि उसके पास चार्ज नहीं है, चार्ज है बट वो अभी बैलेंस. गॉट इट. तो इसको अनचार्ज बॉडी बोलेंगे. और यहाँ पे मान लीजिए कि 3 कूलम्स किसी के पास, या ऐसा लगे 4 कूलम्स चार्ज है ना. अगर हम इन दोनों को आपस में किसी तरीके से कनेक्ट करें तो आप देखोगे कि इसके अगर ये आइडेंटिकल बॉडी है तो इसके पास 2 कूलम्स और इसके पास 2 कूलम्स आ जाते हैं. मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जैसा ही कनेक्शन होगा किसी भी तरीके से, तो ये चार्ज का ट्रांसमिशन पॉसिबल है. तो अपन बोलते हैं क्या, कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल, है ना, ट्रांसफर हो सकता है ना. उसके बाद क्या होला, चार्ज इज कंजर्व्ड. सी, इनिशियली इसी एग्जांपल में देखिए, इनिशियली कितना था, 4 कूलम्स था जो कि सिंगल बॉडी पे था. बाद में क्या हुआ, चार्ज का जब ट्रांसफर हुआ तो इसके पास 2 कूलम्स और इसके पास 2 कूलम्स रहा. इसका मतलब क्या है कि टोटल चार्ज कितना था, 4 कूलम्स तो कंजर्व रहा ना, कि 2 इसके पास है, 2 इसके पास है. मतलब वो ऐसा बोलते हैं ना कि कैन नॉट बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. ऐसा कि वो चार्ज इस यूनिवर्स में वो चार्ज जो है फिक्स है. वो कभी, जिसके पास अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा चला, मतलब सप्लाई हो गया तो उसके पास निगेटिव चार्ज है, अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया
तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, है ना। तो वो कंजर्व रहने वाला है, वो कभी चेंज नहीं होने वाला है। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन आया है तो किसी ने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया होगा, कोई इलेक्ट्रॉन वहां डेवलप नहीं कर सकता है ना। तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी के बीच में चार्ज का ट्रांसमिशन होता है। ओके, सो ये टोटल चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। से अगर मान लीजिए कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, तो मान लीजिए इसका मास पहले कुछ m रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन जाने के कारण इसका मास जो है वो चेंज हुआ होगा, m प्लस एम ही हो गया होगा, यानी मास उसके साथ भी जाएगा। कितना मास जाएगा? इलेक्ट्रॉन अगर 5 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर जाएगा, अगर 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास सप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, m प्लस 5 एम ही इसके पास ट्रांसमिट हो जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा है। इनवेरियंस ऑफ चार्ज, है ना, ठीक है। इनवेरियंस मतलब ये चेंज नहीं होगा कि इसके साथ वेलोसिटी के साथ। से प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता रहता है ना, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, यानी उसके पास वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी के कारण चार्ज चेंज हो रहा होता, यानी चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही होती, तो एटम की न्यूट्रलिटी जो है वो वेरिस हो जाती, वो नहीं खत्म हो सकती, मतलब जो इक्वल चार्ज है वो नहीं रह पाता। इलेक्ट्रॉन का चार्ज धीरे धीरे कम होने लगता है या बढ़ने लगता है, तो न्यूट्रलिटी हमारा इफेक्ट हो जाता। सो इनवेरियंस है, मतलब चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी के साथ चार्ज चेंज नहीं होता है इन केस ये सर्टेन वेलोसिटी। वो फिर अब लाइट की वेलोसिटी वाली बात नहीं करते हैं यहाँ पे, सर्टेन ये जो रेंज वेलोसिटी है ना, जो हमारा प्रैक्टिकल रेंज ऑफ द वेलोसिटी, उसमें कहीं भी ये चेंज नहीं हो रहा है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या है, ये डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ चार्ज की बात कर रहा है ना। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर चार्ज का ट्रांसमिशन हो रहा है तो वो डिस्क्रीट वैल्यू में होगा, यानी या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, जो भी होगा, ये टोटल चार्ज जो ट्रांसमिट होगा वो n ही होने वाला है ना। डिस्क्रीट वैल्यू में होगा n इंटू e, यानी नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इंटू वन चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। गॉट इट। सो उसके बाद क्या है, एडिटिविटी। किसी भी सिस्टम के पास बहुत सारे चार्ज है, लाइक 1 कूलम्स, है ना, +1, किसी कॉर्नर पे 1 कूलम है, किसी पे 2 कूलम्स है, किसी पे -1 कूलम्स है ना, कहीं पे -6 कूलम्स है। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा, तो 7 कूलम्स, और पॉजिटिव चार्ज कितना है, 3 कूलम्स। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे तो -4 कूलम्स यहाँ पे हमें टोटल चार्ज दिखाया जाएगा। ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद चार्जिंग की बात करते हैं कि चार्ज कैसे डेवलप किया जा सकता है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस तीनों को थोड़ा थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या है ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसके बारे में बात करें तो ये फ्रिक्शन मतलब मान लीजिए कि ये हमारा कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है और यहाँ पे हम किसी वुलन क्लॉथ से अगर हम इसको रब करते हैं, ऐसा रब करते जाते हैं, तो आप देखेंगे कि इस पे भी चार्ज डेवलप होता है और इस पे भी चार्ज डेवलप होता है। ये बचपन में आपने बहुत टाइम करा होगा, ये बहुत पॉपुलर एक्सपेरिमेंट होता था स्कूल में हमारे, है ना। सो द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मतलब एक रॉड लिया, उसमें हमने कुछ ऐसा क्लॉथ से, है ना, उस फ्रिक्शन के कारण जनरेट किया, मतलब उसमें कुछ चार्ज ट्रांसमिशन हो गया, इसका उसमें उसका इसमें, इसके कारण जो चार्जिंग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है, मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी है और दूसरा बॉडी यहाँ, मतलब इसके पास मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कुछ भी चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, मान लीजिए इन दोनों को क्या फिजिकली कांटेक्ट किया गया, तो इसके पास Q/2 आ गया और इसके पास Q/2 आ गया। मतलब फिजिकल कांटेक्ट होने के बाद जो चार्ज का ट्रांसमिशन होता है, तो दूसरी जो अनचार्ज्ड बॉडी है उस पे चार्ज आ रही है, तो दिस इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। फिर चार्जिंग बाय इंडक्शन देखते हैं। इंडक्शन में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। मान लीजिए एक बॉडी है, इस पे अभी कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम एक पॉजिटिव रॉड लेके आते हैं, है ना, एक पॉजिटिव रॉड लाया, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड होगा, देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ से जितने भी पॉजिटिव है वो इस साइड में शिफ्ट होना स्टार्ट होगा और इधर जो इसके नियर अबाउट नेगेटिव चार्ज आएगा। गॉट इट। और जैसे ही इसको हम पाथ प्रोवाइड करा देते हैं, एक ग्राउंड पाथ प्रोवाइड कराते हैं, तो क्या होगा, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है ये सप्लाई हो जाएगा, कहाँ, अर्थ में चला जाएगा। अब इसके पास सिर्फ निगेटिव चार्ज बचता है और इसको जैसे ही हटाया मैंने, तो ये निगेटिव चार्ज और अर्थ कट करा, यहाँ से फिर अर्थ कट करने के बाद हमने इस रॉड को हटाया है ना, रॉड को सबसे लास्ट में रिमूव करते हैं, यहाँ से रॉड हटाया
अर्थ को डिस्कनेक्ट करने के बाद अब ये जो चार्ज थे वो ट्रैप हो गए हैं इस बॉडी में, तो यहाँ पे चार्ज डेवलप हुआ है। सो दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। आई होप ये तीनों मेथड आपको समझ आया है। आगे सो हियर इट इज अ क्वेश्चन दैट इज, पहले आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर आगे हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। सही, अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे साथ पढ़ेंगे एक बार फिर से, है ना। ऑब्जेक्ट ए बी सी, यहाँ तीन ऑब्जेक्ट हैं, आर थ्री आइडेंटिकल इंसुलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। इंसुलेटेड मतलब उसके बाहर से कोई चार्ज का ट्रांसमिशन नहीं होगा, कुछ इस टाइप की बात है ना। तो इसने बोला कि एबीसी जो है वो थ्री आइडेंटिकल इंसुलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर्स, ओरिजिनली ए एंड बी हैव चार्ज, है ना। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए और बी, है ना, इसके पास कुछ चार्ज है ना, have charges 3 millicoulombs and my एक सेकंड, have charges of A and B have charges of 3 coulombs, यानी दोनों के पास, इसके पास भी 3 coulombs है मिलीकूलम्स और इसके पास भी प्लस 3 मिलीकूलम्स। वह C has a charge of, एक और बॉडी है C जिसके पास चार्ज कितना है, it has 6 मिलीकूलम्स। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट ए एंड सी आर टच्ड एंड मूव्ड अपार्ट। ए और सी को, ये हमारा ए है और ये सी है, सी, अगर इन दोनों को टच करेंगे तो टोटल चार्ज हो जाएगा 3 माइनस 6, है ना। तो 3 माइनस 6 इसका मतलब -3 टोटल चार्ज हुआ, है ना। उसके बाद टच करने के बाद क्या करता है, मूव अपार्ट, है ना, दूर हटा लेते हैं। तो ये जब -3 होगा तो अब जो है ए के पास चार्ज कितना बचा है, तो टोटल चार्ज 3 था, आइडेंटिकल है, तो हाफ हाफ दोनों के पास चला जाएगा, तो -3/2 मिलीकूलम्स, और बी के पास भी -3/2 मिलीकूलम, सॉरी सी के पास भी -3/2 कूलम्स बचा हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द ऑब्जेक्ट बी एंड सी, अब जो है बी और सी को, बी के पास 3 कूलम्स है प्लस में और इसके पास 3/2 है माइनस में, है ना। इन दोनों को टच किया जाता है बिफोर दे आर मूव्ड अपार्ट, है ना। तो इन दोनों को टच करेंगे जैसे ही, तो देखिए इसके पास -3/2 है और इसके पास 3 है, तो अब जब दोनों को टच करेंगे तो दोनों पे चार्ज जो हो जाएगा 3/2 होगा। फिर जब सेपरेट करेंगे तो बी के पास चार्ज हो जाएगा 3/4 माइक्रोकूलम, आधा हो जाएगा ना, 3/2 दोनों को ऐड करेंगे, देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3/2 बचा, और 3/2 में से आधा आधा दोनों में, तो 3/4 दोनों के पास आधा आधा चार्ज आ गया। गॉट इट। सो हमें ए का फाइनल चार्ज जो दिखा है अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ए के चार्ज -3/2 है, बी पे 3/4 है, और जो हमारा सी है उस पे भी 3/4 चार्ज आया है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर नाउ हेल्ड, है ना। अब क्या है, ए और बी को एक साथ हेल्ड नियर ईच अदर, दे विल अट्रैक्ट रिपेल, है ना। ए और बी में देखिए, ए के पास जो है -3/2 है यानी निगेटिव चार्ज है, और बी के पास 3/4 है यानी पॉजिटिव चार्ज है ना। तो लाइक चार्ज जो होता है वो रिपेल करता है, अभी आगे देखेंगे। लाइक चार्ज जो होगा वो रिपेल करेगा और अनलाइक चार्ज जो है अट्रैक्ट करेगा। सो ए और बी आपस में कैसा फोर्स लगाएगा, तो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, है ना। उसके बाद बोल रहा है बी में, इफ द ऑब्जेक्ट ए एंड सी, है ना, ए और सी का फाइनल चार्ज ये है ना, ए एंड सी आर हेल्ड नियर ईच अदर, दे विल अट्रैक्ट रिपेल नो इफेक्ट। यानी देखिए यहाँ पे निगेटिव, सॉरी ए एंड सी, है ना, ये भी है निगेटिव और पॉजिटिव, यानी इस कंडीशन में भी क्या होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। So next question, so बेसिक चार्ज के लिए हमें पढ़ना पड़ता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ने चाहिए जो हमें बेसिक चार्ज के बारे में बताता है ना। क्या, कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस मच ग्राम कॉपर, है ना, गिवन एवोगाड्रो नंबर इतना, एंड फॉर द कॉपर एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। से दिस इज द गिवन मास, ओके। सो दिस इज एटॉमिक मास। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे n निकालेंगे, देखिए नंबर ऑफ मोल दैट इज 3.11 डिवाइडेड बाय
63.5 ये हमारा नंबर ऑफ मोल होगा, जो कि होगा n डिवाइडेड बाई Na के इक्वल होता है ना। n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा यहाँ पे, है ना, यानी n इक्वल टू Na इंटू 3.11 डिवाइडेड बाई 63.2 इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, है ना। Na को ये एवोगाड्रो नंबर रख देंगे हम लोग 6 इंटू 10⁻23, है ना। ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें यहाँ से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। अब अगर नंबर ऑफ एटम मिल गया तो हमें पता है कि एक एटम में कितने एटॉमिक कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 29, है ना। यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्या हो जाएगा, n इंटू 29, है ना। यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और यहाँ रखेंगे n इंटू 29। अब एक पे चार्ज, टोटल चार्ज जो होगा, ये हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया स्मॉल है, गॉट इट। सो हम क्या लिखेंगे, है ना, Q इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज मिल जाएगा। आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करना कि कितना टोटल चार्ज, टोटल कितना कूलम्स आ रहा है। ओके, सो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। से नाउ द कूलम्स लॉ, चार्ल्स कूलम्स से सबसे पहले हमें पॉइंट चार्ज समझना पड़ेगा। पहली बात कि कूलम्स लॉ डिफाइन किसके लिए होता है, तो कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन होता है। पॉइंट चार्ज क्या होता है, चार्ज पार्टिकल ऑफ जीरो साइज, यानी उसका साइज नेग्लिजिबल साइज के लिए होता है। तो हम लोग इसको, है ना, कैसे बोला कि जीरो साइज का पार्टिकल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या है हमारे पास कूलम्स लॉ में। मान लीजिए हमारे पास कोई भी चार्ज है, दैट इज Q1 और Q2, अगर ये किसी डिस्टेंस पे सेपरेट किया हुआ है, दैट इज r डिस्टेंस पे, सो वी कैन से द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस। सिमिलरली जैसा आपने ग्रेविटेशन में करा होगा, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मासेस, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होगा, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ charges, and what is and also depending upon the force is inversely related to r square, yani separation between them. Okay, so the combined it is k q1 q2 divided by r square. What is k? K is what, Coulomb's constant, and that is given as 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. So what is this epsilon? Epsilon is permittivity of free space. What is permittivity? Okay, so permittivity क्या होता है कि फील्ड को कितना वो स्ट्रांगली पोज करता है, कि वो जो कितना स्ट्रांगली पोलराइज करता है। सपोज कि ये चार्ज आया, चार्ज के कारण क्या हुआ, फील्ड क्रिएट हो रहा है, और ये जो फील्ड जो क्रिएट हुआ है ना, उसको जो सराउंडिंग हो उसमें भी चार्ज पार्टिकल्स होंगे, वो चार्ज पार्टिकल भी एक अपोजिट फील्ड बना रहा होगा, तो वो हमारे फील्ड को क्या अपोज कर रहा होगा, कुछ इस टाइप से। वो हम लोग आगे डिस्कस करते जाएंगे। सो अभी के लिए बस समझ लेना है, इसको अपन क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर, है ना। ई की वैल्यू है 8.85, सॉरी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85, है ना, इंटू 10⁻⁻12, है ना, फैराड पर मीटर। ओके, सो this is Coulomb's constant, and the value of this is 9 into 10⁻⁹। ओके, यूनिट्स आप आराम से निकाल सकते हो, ये न्यूटन होगा, ये मीटर स्क्वायर होगा, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्स स्क्वायर। इसका यूनिट जो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्स स्क्वायर, है ना। इसमें बहुत ज्यादा कोई डिस्कशन वाली चीज है नहीं, तो हम लोगों ने ऐसा कूलम्स लॉ को डिफाइन किया। इसके वेक्टर फॉर्म को फिर आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये बेसिक से दो चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं, तो उसके बीच का फोर्स कितना होगा, तो फोर्स इतना ही होगा कि दो इंटरेक्शन होगा, तो उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, उन दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय वो हमने सेपरेट कितने पे कर रखा है, तो उसके लिए हम लोग ये फोर्स निकालते हैं k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना, ये आप नोट डाउन करेंगे। फिर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग एक बार गो थ्रू करेंगे,
हाँ, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है इसे, बस एक बार देख लेंगे ताकि इन फ्यूचर कोई कॉन्सेप्ट हमें यहाँ से लिंक हो रहा हो तो हमें समझ आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, परमिटिविटी के बारे में ही बात करा है इन्होंने। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम इज द मेजर ऑफ द फैक्ट हाउ स्ट्रांगली, देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ स्ट्रांगली अ मीडियम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब चार्ज के कारण, चार्ज के सराउंडिंग में कुछ कुछ ऐसा होता है कि मतलब अगर आपने, अब देखो अपने चार्ज क्या है, चार्ज तो आप जान रहे हो, सिंपली समझे कि चार्ज क्या है, कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो कि मैटर के साथ एसोसिएटेड होता है, जिसके कारण हम अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखाता है। गॉट इट, यानी उसके सराउंडिंग में, चार्ज के सराउंडिंग में कुछ तो है, जो भी है उसी को फील्ड बोलते हैं, है ना। तो उसने कहा कि अगर हमारा, देखो चार्ज कहाँ रखा हुआ है, तो किसी मीडियम में रखा होगा ना, तो मीडियम का कुछ तो प्रॉपर्टी होगा कि इस मीडियम में रखेंगे तो ऐसा फोर्स, इस मीडियम में रखेंगे तो ऐसा फोर्स। तो वो जो प्रॉपर्टी है ना, दैट इज ओनली व्हाट, दैट इज ओनली परमिटिविटी। वो परमिटिविटी वही मीडियम के बारे में बताता है कि ये कैसा बिहेवियर दिखाता है किसके साथ, तो हमारे मीडियम के साथ, जब भी हमारा कूलम्स लॉ होगा या फोर्स मतलब फील्ड जब भी अप्लाई होगा तो कैसा बिहेव करेगा, वो हमारा परमिटिविटी है। तो इसने बोला परमिटिविटी ऑफ अ गिवन मीडियम इज द मेजर ऑफ the fact how strongly a medium is influenced by external electric field। जब भी external electric field होगा तो वो जो मीडियम है वो कितना स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस हो जाएगा, मतलब उसके चार्ज पार्टिकल्स कैसा बिहेव कर देंगे, कितना स्ट्रांगली अपोज कर देगा, खैर वो देखेंगे, है ना। इन एन एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड has a strong polarizing effect, the medium has high permittivity। अगर पोलराइजिंग इफेक्ट, क्या होता है पोलराइजिंग इफेक्ट, सी जैसे ही हमने फील्ड अप्लाई किया है ना, इधर से फील्ड अप्लाई हुआ तो उसमें जो चार्ज पार्टिकल होंगे ना, वो पॉजिटिव चार्ज एक साइड चले जाएंगे और नेगेटिव चार्ज एक साइड चले जाते हैं। सी अभी वो आगे थोड़ा थोड़ा जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो और ज्यादा ये पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। तो जैसे वहां पे फील्ड जाता है तो पॉजिटिव चार्ज एक साइड, मान लीजिए ये हमारा कुछ ऐसा है, हम आप समझे यहाँ पे कि यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कुछ इस टाइप का होता है ना। तो जैसे ही यहाँ पे फील्ड आया है ना, फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे उसके बारे में डिस्कशन होगी, बट अभी अगर फील्ड आया तो आप देखेंगे कि फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चला जाता है, मतलब ये जो है सारे पॉजिटिव चार्ज इस साइड में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, और निगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे निगेटिव और ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ एक फील्ड, मतलब एक फील्ड एस्टैब्लिश कर देता है जो कि हमारे अप्लाइड फील्ड को अपोज करने लगता है ना। तो जिसका जितना ज्यादा पोलराइजिंग इफेक्ट होगा, मतलब जिसका परमिटिविटी ज्यादा होगा, वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे जनरेट कर देगा, जो कि हमारे फील्ड के इफेक्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करता रहता है ना। So, if two charges are placed in any medium other than vacuum, वैक्यूम के अलावा भी कोई, मान लो कि दो चार्ज को हम किसी और, मतलब वैक्यूम में रखा तो हमने ई नॉट लिया, लेकिन अगर हमने वैक्यूम में नहीं रखा, कहीं और रख दिया, तो अगर हमने वहां ऐसा रख दिया तो द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिक्रीजेस। अभी आप बताया ना कि फील्ड क्या होता है, वो डिक्रीज होने लगता है। जैसे फील्ड अप्लाई किया तो पॉजिटिव निगेटिव ऐसा शिफ्ट हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, फील्ड कम होता है तो फोर्स भी कम हो जाता है। ठीक है, सो क्या होता है कि ये डिक्रीज होता है ड्यू टू पोलराइजेशन। यही जो आपको बताया यही पोलराइजेशन है। तो पोलराइजेशन के कारण क्या होता है कि ये फोर्स कम होने लगता है, दस रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज गेट रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर के। ये जो फोर्स होता है वो एक फैक्टर से रिड्यूस हो जाता है, मतलब इनिशियली अगर एफ हो रहा था तो अभी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो रहा है तो 1/k, मतलब एफ नया जो फोर्स होगा एफ डैश, तो 1/k इंटू एफ हो जाता है ना। तो इन्होंने बोला कि ये रिड्यूस हो जाता है केस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम दे देते हैं, है ना। और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम से। तो हम लोग क्या बोलते हैं, K इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब E मतलब एप्सिलॉन इक्वल टू K इंटू एप्सिलॉन, मतलब ये कोई मीडियम है ना, कोई मीडियम होगा जिसकी परमिटिविटी डिफाइन करता है K इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो तब अगर किसी अदर मीडियम की बात करें तो फोर्स क्या हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नहीं बचता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन नॉट नहीं लेंगे, एप्सिलॉन इक्वल टू K इंटू ई नॉट कर देंगे, या फिर इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी ER इंटू ई नॉट भी बोलते हैं। ये सारे पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि K क्या है, K इज E अपॉन
एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसी को हम लोग ई आर भी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। जब ई आर इज द परमिटिविटी ऑफ द, ई इज द, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, है ना, एंड एप्सिलॉन नॉट, है ना। यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम एंड ई आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी। ये नोमेनक्लेचर है, बस नाम बताया गया है। और सबसे साथ में एक बात याद रखेंगे, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। आपने जब भी वर्क एनर्जी पढ़ा होगा तो वहाँ कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा होगा। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, मतलब जितना एक चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव कराने में जितना वर्क डन आपने खर्च किया होगा, वो जब वापस आएगा तो उतना ही आपको एनर्जी वापस मिल जाती है ना। वैसे इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, बस आप याद रख लीजिएगा कि ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो वेक्टर फॉर्म्स, है ना, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं, बस 1 मिनट लगेगा। ये बहुत बड़ा डील है नहीं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि यही फंडामेंटल तैयार करता है ना। पूरे इलेक्ट्रोस्टैट का यही फंडामेंटल हमारा तैयार करना है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से। अगर वेक्टर फॉर्म के लिए सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ता है, पोजीशन है। मान लीजिए दो चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज, यहाँ पे एक चार्ज हमने रखा है, और इसका मान लीजिए हमारा चार्ज नंबर 1 है, ये चार्ज नंबर 2, मतलब यहाँ का चार्ज Q1 हो रहा होगा, यहाँ का चार्ज Q2 हो रहा होगा। सी द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस वन इज R1 एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस वन इज R2, है ना। एंड अब ये क्या है कि दो चार्ज है, मान लीजिए अगर सेम लाइक चार्जेस है तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 इधर लग रहा होगा, गॉट इट। इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लग रहा होगा। सी इसको अपन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या इसको बोलेंगे, R21 बोल दिया। से आप जानते हो कि ट्रायंगल लॉ से क्या लिख सकते हैं, R21 इक्वल टू R2 माइनस R1 लिख सकते हैं ना। और जैसे R1 प्लस R21 इक्वल टू R2 होता है, ट्रायंगल लॉ से बहुत सिंपल है, जो आपने बार बार करा हुआ, ग्रेविटेशन में भी करा था। सो R21 इक्वल टू R2 माइनस R1 इसलिए आप यहाँ लिख सकते हो, है ना। सो फोर्स 21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही बात है, K Q1 Q2 से Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 का स्क्वायर, गॉट इट, और इनटू R21 यूनिट वेक्टर, है ना। वेक्टर किस डायरेक्शन में लग रहा था, इस डायरेक्शन में लग रहा था, हम लोगों ने यूनिट वेक्टर यहाँ पे ऐड कर दिया है, गॉट इट। सो इट इज K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई mod of R21, got it, this is mod of R21, so we can also write as Q1 Q2 divided by R21 cube, है ना, into R21 this vector, है ना। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म है। इसको अपन और भी ऐसा लिख सकते हैं कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 के मॉड का क्यूब इनटू R2 माइनस R1। ये बहुत पॉपुलर रिजल्ट है, बहुत दफे आपने देखा होगा, तो इसमें कुछ खास है नहीं। और इसी का अपोजिट फोर्स होगा, ये इधर है तो इसका निगेटिव वेक्टर इधर लग रहा होगा, तो एक माइनस साइन बाहर लगा देंगे। सो है ना, इसका रिएक्शन फोर्स जो हो जाएगा 1 2, ये एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है ना। ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, दूसरे कांटेक्ट नहीं कर रहा है, दूसरे एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस पे ही था, बिना फिजिकल कांटेक्ट के कारण एक इंटरेक्शन डेवलप किया, एक लेफ्ट और एक राइट। तो ये फोर्स जो है हमारा, इसका निगेटिव वेक्टर हो जाएगा, दैट इज F21, है ना। F12 इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, F21, है ना। तो इसको जब भी लिखना पड़ेगा तो यहाँ माइनस लगा देंगे, या 21 को 12 लिख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही है। So the next topic is superposition of charges. सुपरपोजिशन मतलब, सुपरपोजिशन का मतलब मल्टीपल चार्जेस होंगे जिसके कारण एक पे फोर्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे, है ना। से लेट अस अज्यूम कि एक चार्ज रखा हुआ है किसी भी पॉइंट पे, है ना। मान लीजिए हमारा टेस्ट चार्ज Q रख दिया हमने, है ना। मान लीजिए Q रख दिया, यहाँ पे Q1 Q2 Q3 बहुत सारे चार्जेस, Q1 Q2 Q3 Q4, है ना। तो ये इस पे फोर्स लगाया F1, ये इस पे फोर्स लगाया F2, है ना, ये वाला इस पे फोर्स लगाया F3, है ना, ये वाला इस पे फोर्स लगाया F4,
है ना. सो एज वी नो, लेट अस अज्यूम दिस इज r1, दिस इज r2, दिस इज r3, दिस इज r4, है ना. तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है. तो हमें जब भी नेट फोर्स लिखना पड़ता है तो हम इसे क्या लिखते हैं, वेक्टर समेशन लिख देते हैं. सो वी कैन राइट F इक्वल टू व्हाट, F इक्वल टू F1 प्लस F2, है ना. इसका वेक्टर समेशन कर देंगे. किसी भी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, F3 प्लस F4, किसी भी तरीके से कंपोनेंट ब्रेक करके, अभी कोई भी मेथड लगा, कोई वेक्टर मेथड लगा के हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें नेट फोर्स आ जाएगा. ये बहुत इजी है ना. जिस क्वेश्चन के थ्रू इसको समझेंगे तो ज्यादा मजा आएगा. गॉट इट. तो आई होप आपने वेक्टर फॉर्म और सुपरपोजिशन कूलम्ब लॉ का समझ लिया है ना. आगे चलते हैं हम लोग. सो एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं. से पहले आप एक और क्वेश्चन पढ़ेंगे खुद से, है ना, फिर ट्राई करें. वीडियो हो सके तो वीडियो पॉज करके आप इसको ट्राई करेंगे, देन मैं अपन सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा. सी द क्वेश्चन यहाँ पे कि दो मास रखा हुआ है, इसके बीच का स्प्रिंग अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे मास है ना. यहाँ भी एक मास रखा हुआ है, इसके बीच एक स्प्रिंग लगा हुआ है ना. स्प्रिंग कांस्टेंट के है ना. इन दोनों का बीच का इनिशियल लेंथ L0 है. अब पढ़ेंगे क्वेश्चन. टू आइडेंटिकल मेटेलिक ब्लॉक्स resting on frictionless horizontal surface are connected by light metallic spring, है ना. आप ये सब समझते हो, मैकेनिक्स पढ़ रखा है आपने. metallic spring having a spring constant K and the unstretched length L0 as shown in figure. देखो यहाँ तक मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दे दिया था. अब a total charge Q is slowly placed on the system causing a spring to stretch to an equilibrium length L. यानी पहले L0 था, अब हमारा लेंथ L हो चुका है. ठीक है. किसके कारण हुआ है, हमने कंटिन्यूअसली उस पे चार्ज रखा है. दोनों साइड पे हम कंटिन्यूअसली चार्ज रखते गए. कितना चार्ज रखा है, Q. तो अब क्या होगा, दोनों में रिपल्शन होगा तो वो क्या स्ट्रेच करना स्टार्ट कर देगा धीरे धीरे, है ना. ठीक है. सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ Q, assume that all charges reside on the block and that the block like point charges. अब यहाँ पे मान लीजिए आपने चार्ज रख रखा है, यहाँ पे चार्ज रख रखा है. ठीक है. सो दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, सो द फोर्स विल बी K Q स्क्वायर, है ना. K Q1 Q2 जैसे ही करेंगे तो K Q स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई. अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है L स्क्वायर विच इज इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग. ये स्प्रिंग में फोर्स कितना होगा, तो अगर मैं इसको कूलम्स कांस्टेंट K ही बोल दूं तो ये हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट K L minus L0. Got it? So we can write Q square equal to K, that is spring constant, L square into L minus L0 divided by K. K is what? 1 by 4 pi epsilon naught. So Q equal to root under, यहाँ से अपन क्या स्प्रिंग कांस्टेंट K लिख सकते हैं और 4 pi epsilon naught ऊपर चला जाएगा, L square into L minus L0. Got it? आई होप आपको ये चीजें समझ आई. आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. आई होप आपने समझ लिया. अगर कोई भी अगर आपको लग रहा हो, कोई डाउट है इसमें, तो आप इस पे कमेंट कर सकते हो. See, the next question is over screen. Three charges of equal magnitude Q are placed at the vertices of equilateral triangle of side L. बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, बहुत इजी होते हैं. बस आपको वेक्टर अच्छे से आना चाहिए. अगर आपको वेक्टर अच्छे से आ रहा है तो इसमें तो कुछ बचता ही नहीं है ना. Three equal charges of Q placed at the vertices of the equilateral triangle of side L. How can the system of charges be placed in equilibrium? Equilibrium में मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए. सी सिंपली समझे आप कि ये मान लीजिए इक्विलिब्रियम
में रखना है मुझे, क्या कौन सा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये एल हो रहा होगा, ये सब एल हो रहा है, गॉट इट। सो इसके कारण इस पे फोर्स लग रहा होगा इधर, लेट अस अज्यूम दिस इज एफ, और ये भी हमारा एफ हो रहा होगा, तो ये 60 डिग्री होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो एंगल होगा वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए 60 होता है, यानी एफ और एफ के बीच में 60 डिग्री हो रहा है। तो इसका जो रिजल्टेंट होता है, जैसा आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था कि क्या होता है, 2f cos थीटा बाई 2 हो जाता है ना, तो cos थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का 2 या डिवाइड बाई 2 यानी cos 30 डिग्री हो जाएगा। सो वी कैन राइट इट इज f √3 है ना, cos ये हो गया आपका कितना, cos 30 डिग्री √3 बाई 2, 2 से 2 कैंसल, सो इट इज f √3। अब इसी फोर्स को हमें बैलेंस करना है यहाँ से, है ना, यहाँ पे अगर देखो सबको अगर बैलेंस करना है तो यहीं पे चार्ज रखेंगे, तो कितना चार्ज यहाँ रखे ताकि फोर्स हमारा इतना डेवलप हो। अब सबसे पहले हमें बात करनी होगी कि एफ है कितना, तो अगर एफ को हमें जानना है तो अपन क्या लिखेंगे, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, इतना ही फोर्स लग रहा था, यहाँ पे हम लोग √3 लिखेंगे, गॉट इट। इतना ही फोर्स हमें इस डिस्टेंस पे निकालना। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, गॉट इट। से अगर आप देखेंगे इसको इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है, कैसे, देखिए ये अगर मान लीजिए जितना ये डिस्टेंस है उतना ही होगा, इस साइड कर रहा हूँ ताकि आपको डायग्राम देखने में इजी हो, है ना, कुछ मतलब है इस टाइप से। ये कितना होता है, ये एल है, तो यहाँ से ये वाला कितना होगा, गॉट इट। सी ये जो एंगल है वो 30 डिग्री, इधर वाला l/2 हो जाएगा। अब देखिए कि हम यहाँ से क्या लिखते हैं, cos 30, यहाँ पे क्या लिखते हैं, cos 30 इक्वल टू दिस, लेट अस अज्यूम दिस इज x, है ना, तो l/2 डिवाइड बाई x, ये हो जाएगा हमारा √3/2 इक्वल टू l/2x, 2 से 2 कैंसिल, है ना, तो x इक्वल टू l/, गॉट इट। सो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, l/√3 आपको मिला है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, q चार्ज ले लिया, तो अपन क्या लिखें, k q डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस यानी l स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू सेम फोर्स होना चाहिए, दैट इज k q स्क्वायर √3 डिवाइडेड बाई l स्क्वायर। अब देखिए यहाँ l स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, गॉट इट, k से k कैंसल आउट हो गया, और क्या, q स्क्वायर से q कैंसल आउट हो गया, सो q इक्वल टू 3√3 स्मॉल q। इतना चार्ज अगर आप सेंटर पे रखेंगे तो देयर विल बी एन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको आप नोट डाउन करिए। सो आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। So, the next question is this one. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करिए खुद से। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। अब आगे हम लोग इस पे डिस्कशन करते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। सही, पहले आप डायग्राम को देखिए, बहुत इजी सा डायग्राम है। दो बलून हमने ले रखा है, इसका चार्ज क्यू है, मास एम है, चार्ज क्यू है, मास एम है, एक्स है, एल है, थीटा है, थीटा है, और ये डब्ल्यू, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, टू आइडेंटिकल He filled, हीलियम filled spherical balloons, है ना, ये spherical balloons है, each carrying charge Q are tied to weight, है ना, W, है ना, ये W weights टाइट किया गया with a string and floats in equilibrium as shown in figure. Find the magnitude of Q, assuming that the charge on each balloon acts as if it were concentrated at the center. कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए अब हम समझेंगे कि ये, पहले हम इसको बगल में एक डायग्राम बना लेते हैं। अगर डायग्राम हमने अच्छे से बनाया तो फिर ज्यादा एफबीडी ज्यादा बेहतर होना चाहिए। अभी क्वेश्चन को ट्राई करें। यहाँ पे मास है, ठीक है,
तो हमने यहाँ पे ऐसा कनेक्ट कर दिया है, दिस एंगल इज थीटा से इन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा F लग रहा होगा, जो इनके बीच का डिस्टेंस है 2x के लिए ये फोर्स लग रहा होगा। 2x मतलब इधर x और इधर x, द लेंथ इज L है ना। अब इधर जो है अगर हम ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना। तो अपन ऐसा समझ सकते हैं कि t cos थीटा इधर और t sin थीटा इधर। सो वी कैन राइट t sin थीटा इक्वल टू F, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल है, t sin थीटा के इक्वल। Got it? Now find the magnitude of Q, assuming that the charge on the each balloon acts in the center. से अब क्या देख सकते हैं कि ये जो है हमने यहाँ पे टेंशन T ले लिया, यहाँ भी टेंशन T होगा, तो इसका दो कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट इसका कंपोनेंट है ना, यानी हो जाएगा 2t cos थीटा इक्वल टू W। ये जो वेट है उसको कौन बैलेंस कर रहा है, तो 2t cos थीटा। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें क्या t कैंसल आउट हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2fe डिवाइडेड बाय w। दोनों को डिवाइड करेंगे तो ना tan थीटा बाय 2 होगा, 2 को इधर ले जाए तो 2fe अपॉन w। यहाँ सब कुछ गिवन है, बस fe को लिखना है हमें, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा इक्वल टू 2fe अपॉन w, है ना। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग tan थीटा इक्वल टू 2fe। गॉट इट? सो 2fe यानी 2 इंटू के Q1 Q2 है ना, चार्ज उसका क्या है Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर है, डिस्टेंस 2 था तो 4x स्क्वायर डिवाइडेड, और इधर हम लोग क्या लेते हैं W, यानी W tan थीटा डिवाइडेड बाई 2k है ना इंटू 4x स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच, इट इज Q स्क्वायर। गॉट इट? सो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे मोरलेस, कि अब इसने बताया कि ये है, अब x हमारे लिए नोन नहीं था, वो लेंथ दिया हुआ था l, तो इसको अपन x को क्या लिख सकते हैं, l sin थीटा लिख सकते हैं ना। देखो ये ट्रायंगल है l, ये है x, ये है थीटा, तो x इज इक्वल टू l sin थीटा, तो क्या हो जाएगा w tan थीटा इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, है ना, डिवाइडेड बाई 2k। तो 2k को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, w tan थीटा 4l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इसका जो रूट अंडर हो जाएगा यही हमारा q हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने q फाइंड आउट कर लिया है। गॉट इट? से अब क्या बोल रहे थे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच बलून, है ना, ये बलून का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। टेक द डेंसिटी ऑफ He as rho He and the density of air is rho A, है ना। Ignore the weight of unfilled volume, इसका कोई वेट नहीं होगा। Got it? अब हमें देखिए, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इस पे फोर्स क्या क्या होगा, देखिए एक तो हमारा इधर नीचे की तरफ लग रहा होगा, दैट इज t cos थीटा, है ना, ऊपर लग रहा होगा हमारा b, है ना। सो ऊपर b और नीचे t cos थीटा एक्ट कर रहा होगा। सी अब आप सोचिए कि हमें अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो इसको हम लोग कैसे कोरिलेट करेंगे, जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाइए, है ना, क्या हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अब आई होप आपने दिमाग लगा दिया होगा कि बी ऊपर लग रहा होगा, एम जी नीचे, और टी कॉस थीटा इतना ही तो एक फोर्स है ना, जब लोग फ्लूइड में पढ़ा करते थे, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एम जी नीचे एक्ट कर रहा होगा ना। से अब अपन क्या लिख सकते हैं कि देखिए कि बी इक्वल टू एम जी प्लस टी कॉस थीटा, है ना। तो b माइनस एम जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, t cos थीटा लिख सकते हैं। यहाँ से हमें पता है, देखिए ये वाला t cos थीटा इक्वल टू क्या है, w by t, है ना। सो यहाँ से आइए
तो बी बी यानी क्या होता है हमारा बाइंड फोर्स है ना, बी क्या लिया हम लोगों ने, बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स होता कितना है ना, सो बाइंड फोर्स इज जस्ट रो वी जी। रो मतलब कितना, रो किसका, जो हमारा एयर है ना, एयर का हमने रो ए ले लिया, ठीक है। मतलब जो बाइंड फोर्स कौन लगाएगा, जिसमें वो डिप कर रहा है ना, एयर में डिप कर रहा है, तो रो ए इंटू वी, वी ऑफ द बलून इंटू जी माइनस एम जी है। तो एम को क्या लिखेंगे, वी रो ऑफ एच ई है ना इंटू वी, तो ये मास हो गया इंटू जी इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू बाई टू। सो वी हमें वॉल्यूम ही ढूंढना है, इसमें से अपन क्या लिख सकते हैं जी, है ना। तो डब्ल्यू बाई टू रो ए माइनस रो एच इंटू जी, ये आपको मिलेगा द नेट वॉल्यूम ऑफ दिस बलून। और it बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये इजी आ जाता है। प्लीज मेक श्योर कि आपने नोट डाउन कर लिया, देन अपन इसको रिमूव कर लें। See, the next question is, two identical small charge sphere, each having mass m and in equilibrium as shown in figure. The length of the each string is L and the angle made by any string with the vertical is theta. Find the magnitude of charge on each sphere. बहुत सिंपल है, इससे तो मतलब इससे सिंपल इलेक्ट्रोस्टैट में कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर एफबीडीएम में यहीं पे ड्रॉ करूँ तो इधर लग रहा होगा एफ, इधर लग रहा होगा एम जी, इधर लग रहा है टी, तो इधर जो हमारा फोर्स होगा, सी ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इधर क्या हो जाएगा टी कॉस थीटा, है ना, इधर क्या हो जाएगा टी साइन थीटा। गॉट इट। सो वी कैन राइट टी कॉस थीटा, पहले टी साइन थीटा लिखते हैं, टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई एंड टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। सो वी कैन राइट एफ ई इक्वल टू एम जी tan थीटा। गॉट इट। सो अब यहाँ हम लोग एफ ई लिखने की कोशिश करेंगे। एफ ई क्या है, दो चार्ज के बीच का फोर्स है। सो ये डिस्टेंस हमें पहले पता होना चाहिए। यहाँ डिस्टेंस गिवन है आर नहीं है ना, इन्होंने दिया नहीं, स्ट्रिंग का लेंथ दे रखा है। से ये अगर एल है तो ये क्या हो जाएगा हमारा एल साइन थीटा हो जाएगा, है 2l साइन थीटा का डिस्टेंस है। गॉट इट। एफ ई को क्या लिखते हैं हम लोग के, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन, बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो के क्या था Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, यानी Q1 का Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये हमें के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर ये फोर्स मिला, दैट इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा। इन्होंने क्या पूछा है हमसे, फाइंड द चार्ज, आई थिंक फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, है ना। सो अपन एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, एम जी टेन थीटा। गॉट इट। डिवाइड बाई के यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। गॉट इट। सो क्यू इक्वल टू हाउ मच, रूट अंडर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा इनटू एम। गॉट इट। सो आई होप ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बस आपको मैकेनिक्स आना चाहिए। मैकेनिक्स आ रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैट का तो सिर्फ फोर्स लगा रहे हैं पर, है ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने मैकेनिक्स में करे थे। सही, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको आप इसको ट्राई करोगे। तो हमने आज की क्लास में इलेक्ट्रोस्टैट के बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक कूलम्स लॉ को समझा है। ये क्वेश्चन है, आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ये आप क्वेश्चन ट्राई करना, क्या टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच हैविंग डेंसिटी रो आर सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग। मतलब एक कॉमन पॉइंट से दो बॉल है जो कि इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से, है ना, अटैच्ड है ना, ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों का लेंथ जो है हमारा इक्वल है। ईच स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विथ वर्टिकल, है ना। नाउ बोथ द
now both the balls are immersed in the liquid. As result, the angle theta does not change. The density of the liquid is sigma. Find the dielectric constant of the liquid. See, आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है, बस दिमाग में रहे कि स्टार्टिंग में तो हम जो अभी पढ़ के आए हैं वैसा कंडीशन लगा देंगे थीटा के लिए, tan थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी आ जाता है। फिर क्योंकि सिर्फ एम जी लग रहा था, लेकिन जैसे ही इसको हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखेंगे तो यानी कोई भी लिक्विड है यानी ऊपर की तरफ बाइंड फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले सिर्फ टी लग रहा था, टी कॉस थीटा ऊपर लग रहा था, अब क्या होगा टी कॉस थीटा प्लस बी डिवाइड और इधर क्या हो जाएगा एम जी। थीटा चेंज नहीं हो रहा है, ख्याल रखिएगा, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में आप दीजिएगा, करेक्ट हुआ तो फिर अगर आपको रिक्वायर्ड हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। गॉट इट? सो है ना, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी है, अगर आपको लगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ट्राई कीजिएगा, है ना। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। हाँ, एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। फिर इसके बाद अगर आपको लगे इंटरेस्टिंग तो आप कमेंट करना, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो इलेक्ट्रिक फील्ड पे अपन लेके आ रहे हैं। से तो अब समझते हैं क्या कि एक थिन फिक्स्ड रिंग है जिसका रेडियस a है, हैज अ पॉजिटिव चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट। q चार्ज को लिया है जिसको इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक रिंग के ऊपर। याद रखिएगा रिंग कैसा है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके का होता है, एक होता है हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसके लिए लैम्डा डिफाइन करते हैं q डिवाइडेड बाय लेंथ होता है। दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसके लिए हम लोग सिग्मा डिफाइन करते हैं, इसको क्या बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी q डिवाइडेड बाय ये होता है। उसके बाद हम लोग रो डिफाइन करते हैं दैट इज q डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग सीधा चार्ज डेंसिटी बोलते हैं या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, q डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसने क्या बोला है कि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है किस पे, रिंग पे, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, है ना। खैर देखो q को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है एक रिंग पे, अ पार्टिकल ऑफ मास m हैविंग नेगेटिव चार्ज q, है ना, एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है जो कि हमने यहाँ पे रख दिया है ना x from the center of the ring, show that the motion of negative charge particle is approximately simple harmonic, calculate the time period of the oscillation। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अगर ट्राई करना चाहें तो इसको पॉज करके आप ट्राई करिएगा, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सी आप ट्राई कर लेंगे। ओके सो एक रिंग समझिए, ये रिंग है, यहाँ पे एक मास रखा हुआ है, मास m है और जिसका चार्ज जो है माइनस क्यू। माइनस क्यू होने से फायदा क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स नहीं है, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो ये हमारा रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काम कर सकता है। गॉट इट? थोड़ा दिमाग लगाते रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो यहाँ पे आपने क्या करा है, पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ओवर, है ना, द रिंग। अब यहाँ से आपने एक छोटा सा चार्ज कट करा है डी क्यू, है ना, इसके लिए हम लोग यहाँ पे फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स क्या निकलेगा हमारा डी एफ से, इधर हमारा डी एफ निकलेगा, है ना, ये x डिस्टेंस पे, यहाँ इसका जो है ना ये a है, रेडियस a है, डिस्टेंस x है। अब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा तो इधर क्या हो जाएगा df cos थीटा हो जाएगा, लेट अस अज्यूम दिस इज थीटा, है ना, तो ये हो जाएगा थीटा है तो df cos थीटा से df इधर तो df cos थीटा, है ना, इसका df sin थीटा होगा, वो यहाँ वाला एलिमेंट कैंसल आउट कर देगा जैसा हमने बहुत बार करा, तो df sin थीटा लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ df cos थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। गॉट इट? सो द नेट फोर्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ df cos थीटा। गॉट इट? सो अब ये df कितना है, तो इट इज कि dq, है ना, चार्ज हमारा क्या है यहाँ पे dq है ना, यहाँ पे देखेंगे q को डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने, dq लिया है छोटे से एलिमेंट का चार्ज, है ना, k dq डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो इट इज रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, तो दिस इज एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर लेते हैं एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, गॉट इट, इनटू क्या cos थीटा, cos थीटा क्या हो जाएगा, देखिए अगर ये थीटा है तो cos थीटा विल बी x डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। गॉट इट? अब देखिए ना तो x चेंज करने वाला है ना a चेंज करना है, वेरिएबल क्या है सिर्फ dq, यानी सब कुछ बाहर चला जाएगा इंटीग्रेशन के साइन से, हम लोग इजीली उसको बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अब कोई मतलब नहीं रह गया उसका।
तो फिर जब इसको अपन सॉल्व करने जाते हैं तो अपन क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू यहाँ से के एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर या फिर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर पावर 3/2 कर देंगे, रूट अंडर हमने डाले 3/2 के फॉर्म में लिख दिया है ना। और यहाँ पे क्या है डी क्यू को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्यू मिल जाएगा ना, डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्यू लिख देता हूँ। ये हमारा फोर्स होगा। सी यहाँ पे सेकंड का चार्ज हम मिस कर गए थे, तो यहाँ पे हम सेकंड वाला चार्ज को भी क्यू को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। गॉट इट, हमें फोर्स इतना मिल गया है। अब यहाँ पे इसने बोला है कंडीशन x इज वेरी स्मॉल, x इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू a। गॉट इट, यानी अगर x a से बहुत कंपेयर है तो x स्क्वायर भी जो है वो बहुत कम हो जाएगा a स्क्वायर से। सो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि इसके एडिशन से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो अपन क्या लिख लेंगे, सो वी कैन राइट इफ दैट इज द नेट फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, k x q डिवाइडेड बाय, है ना, तो x को इग्नोर कर देंगे यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर 3/2, यानी यहाँ पे हमें a क्यूब दिखाई देगा, है ना, यहाँ पे भी q दिखाई देगा। सी दिस फोर्स इज नेगेटिव चार्ज है, तो ये किधर लाएगा, अंदर की तरफ लाएगा, यानी ये रिस्टोरिंग फोर्स की तरह बिहेव कर रहा होगा। एसएचएम में याद होगा आपको कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एफ इज द के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, सॉरी ए क्यूब, है ना, और यहाँ पे x। तो अब आपको याद होगा जब भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट होता था फोर्स, तो वो क्या होता था, सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता था। सो ये इक्वेशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सो वी कैन राइट ओमेगा स्क्वायर, है ना, m ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, k क्यू क्यू अपॉन a क्यू इंटू x से x कैंसिल आउट, हम लोग टाइम पीरियड निकालने जा रहे हैं, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ओमेगा स्क्वायर विल बी k क्यू क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू इंटू एम। गॉट इट। सो अगर मुझे यहाँ से ओमेगा ढूंढना है तो वी विल राइट के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू इंटू एम। सो इट इज 2π/t, ओके, सो t is 2π रूट अंडर ए क्यू एम डिवाइडेड बाई के क्यू। गॉट इट। आई होप आपने ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिया है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड and we will discuss electric field in upcoming lectures. So stay tuned, please subscribe and write a comment. Thank you.